हेलो फ्रेंड्स, डैफोडिल कोचिंग के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो कल हमने पाचन तंत्र को शुरू किया था, आज हम उसी बात को आगे बढ़ा रहे हैं। तो कल हमने पढ़ा था पाचन तंत्र की परिभाषा, उसके भाग और उसका सबसे पहला भाग मुख हमने शुरू किया था। हमने मुख में सबसे पहले पढ़ा था कि मुख की शुरुआत दो मांसल होठों से होती है, जिनमें सफेद ग्रंथियां अनुपस्थित होती हैं, जिनमें मिस नर्स कणिका उपस्थित होती है, जिसके कारण होठ अत्यंत संवेदी होते हैं। फिर हमने पढ़ा कि होठों में सीबेशियस ग्रंथि पाई जाती है, जो होठों को नम बनाए रखती है, और यह सीबेशियस ग्रंथि वास्तव में मोम ग्रंथि का रूपांतरित स्वरूप होती है। फिर हमने शुरू किए थे दांत। तो हम आज दांत से दोबारा शुरू करते हैं। दांत, हमने कल दांतों में पढ़ा था कि मानव में दांतों की विषम दंती, गलत दंती और द्विबार दंती व्यवस्था पाई जाती है। विषम दंती, द्विबार दंती एवं गलत दंती व्यवस्था पाई जाती है। विषम दंती का मतलब मैंने कल आपको बताया कि मानव में जो दांत होते हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं, इसलिए इस व्यवस्था को क्या बोलते हैं? विषम दंती बोलते हैं। द्विबार दंती का तात्पर्य है कि मानव को अपने जीवन काल में दो बार दांत उगते हैं। पहले 20 दांत, जिन्हें हम दूध के दांत या अस्थायी दांत बोलते हैं, और जो लगभग 5 से 6 वर्ष की उम्र में झड़ जाते हैं। उसके बाद 32 दांतों का जो दूसरा सेट उगता है, उसे अपन क्या बोलते हैं? स्थायी दांत बोलते हैं, और इस व्यवस्था को अपन क्या बोलेंगे? द्विबार दंती बोलेंगे। फिर मानव में जो दांत हैं उनकी व्यवस्था गलत दंती होती है, अर्थात आपको पता है कि दांत है वो जबड़े के अंदर गलत पाए जाते हैं, उन गलतों के अंदर उपस्थित होते हैं। ये बातें कल हमने की थी। आगे बात करें कि दांत है वो शरीर का सबसे कठोरतम अंग है। सबसे कठोरतम अंग दांत है वो शरीर का सबसे कठोरतम अंग है। अगर बात की जाए शरीर का सबसे कठोरतम अंग है तो दांत। अब दांतों के ऊपर इनेमल नामक एक परत होती है। दांतों पर इनेमल नामक एक परत होती है। यह इनेमल शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ है। यह इनेमल शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ है। सबसे कठोरतम पदार्थ। अब आगे बात की जाए, ये इनेमल है वो बना होता है कैल्शियम फॉस्फेट व उनके सहायक लवणों से। इसमें मुख्य रूप से कौन सा लवण उपस्थित होता है? कैल्शियम फॉस्फेट। अब इनेमल है वो बना होता है कैल्शियम फॉस्फेट से। कैल्शियम फॉस्फेट से। और कैल्शियम फॉस्फेट का फॉर्मूला क्या होता है? CA3PO4 की होल ट्वाइस। कैल्शियम फॉस्फेट। इसके अलावा ये इनेमल है या दांत है, इनके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट भी अलग मात्रा में उपस्थित होता है। कैल्शियम कार्बोनेट भी अलग मात्रा में उपस्थित होता है। अब ये जो कैल्शियम फॉस्फेट है, इसकी मात्रा दांतों के अंदर लगभग 96 से 98% आंकी गई। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इनेमल में कैल्शियम फॉस्फेट की मात्रा कितनी होती है, तो 96 to 98% होती है। आगे बात की जाए, अब ये जो कैल्शियम फॉस्फेट है CA3PO4 की होल ट्वाइस, कैल्शियम फॉस्फेट है वो शरीर का सबसे कठोरतम यौगिक है। शरीर का सबसे कठोरतम यौगिक कैल्शियम फॉस्फेट है। अब देखिए, अब ये जो दांत हैं दांतों का रंग हल्का पीला। दांतों का रंग हल्का पीला। दांतों का रंग वास्तविक रंग हल्का पीला होता है,
ठीक है। फिर हमने पढ़ा कि जो दांत हैं, अब इसके प्रकार, दांत के प्रकार कितने थे? दो। दांत के प्रकार कितने थे? दो, स्थायी दांत और अस्थायी दांत। नंबर एक स्थायी दांत और नंबर दो अस्थायी दांत। स्थायी दांत और अस्थायी दांत। स्थायी दांतों की संख्या 20 और अस्थायी दांतों की स्थायी दांतों की संख्या 32 और अस्थायी दांतों की संख्या 20, जिन्हें अपन क्या बोलते हैं? दूध के दांत। अब बात करते हैं अपन दांतों के प्रकार की। दांत हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। दांत हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। देखिए कौन कौन से। स्थायी दांतों के प्रकार। स्थायी दांतों के प्रकार। स्थायी दांत कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 कृंतक, नंबर 2 रदनक, नंबर 3 अग्रचवर्णक और नंबर 4 चवर्णक। कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। अब देखिए, इन्हें बोलते हैं इंसाइजर, रदनक को बोलते हैं केनाइन, अग्रचवर्णक को बोलेंगे प्रीमोलर और चवर्णक को बोलते हैं मोलर। अब बात करते हैं इनकी संख्या की। अब ये जो कृंतक दांत हैं, इनकी संख्या होती है 0,4 + 0,4 बराबर 8, यानी 4 ऊपर वाले जबड़े में और 4 नीचे के जबड़े में। जो सामने के आगे के दांत होते हैं वो कृंतक दांत होते हैं। अब देखिए, अब बात की जाए रदनक दांतों की। रदनक दांतों की संख्या होती है 0,2 + 0,2 अर्थात 4। रदनक दांतों की संख्या होती है 4। अग्रचवर्णक यानी प्रीमोलर, प्रीमोलर दांतों की संख्या 4 + 4 बराबर 8 होती है। 4 + 4 बराबर 8 होती है। फिर हमने पढ़ा चवर्णक या मोलर दांत। अब ये चवर्णक या मोलर दांत है, इनकी संख्या 6 + 6 बराबर 12 होती है, अर्थात 6 ऊपर के जबड़े के दांत और 6 नीचे के जबड़े के दांत। अब देखिए, अब ये कृंतक दांत है, इनके उगने का समय। कृंतक दांत है, इनके उगने का समय। कृंतक दांत है वो लगभग 6 माह की उम्र में उगते हैं। कृंतक दांत है वो लगभग 6 माह की उम्र में उगते हैं। रदनक या केनाइन दांत, रदनक या केनाइन दांत ये लगभग 18 माह या अपन बोल दें 2 वर्ष की उम्र में उग जाते हैं। 18 माह या 2 वर्ष की उम्र में उग जाते हैं। अग्रचवर्णक या प्रीमोलर दांत, अग्रचवर्णक या प्रीमोलर दांत ये लगभग 11 से 12 वर्ष की उम्र में उगते हैं। 11 से 12 वर्ष की उम्र में उगते हैं। अब चवर्णक या मोलर दांत है, ये लगभग 15 वर्ष तक पूर्ण रूप से उग जाते हैं। 15 वर्ष तक पूर्ण रूप से उग जाते हैं। यद्यपि इसका कोई अपवाद हो सकता है, जैसे कोई बालक है उसमें 16 वर्ष की उम्र में भी उग सकता है, लेकिन लगभग इनका विकास साधारणतः 15 वर्ष की उम्र में हो जाता है। अब बात करते हैं इनके कार्य की। कृंतक दांत, रदनक दांत, अग्रचवर्णक और चवर्णक दांतों के कार्य की। ये कृंतक दांत है, ये भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटता है, यानी भोजन को काटने का कार्य करता है। यह सबसे पहले भोजन को काटने का कार्य करता है। भोजन को काटना, भोजन को काटना। कृंतक दांत है वो भोजन को काटने का कार्य करते हैं। रदनक दांत,
रदनक दांत हैं, ये भोजन को चीरने व फाड़ने का कार्य करते हैं, चीरने फाड़ने का कार्य करते हैं। ये भोजन को चीरने व फाड़ने का कार्य करते हैं। अब बात की जाए अग्र चवर्णक और चवर्णक दांतों की, तो ये दोनों ही भोजन को पीसने या चबाने, भोजन को पीसने या चबाने का कार्य करते हैं। अब देखिए, कृंतक दांत है, ये भोजन को काटते हैं। रदनक दांत है, वो भोजन को चीरने व फाड़ने का कार्य करते हैं। अग्र चवर्णक दांत हैं, वो भोजन को पीसने या चबाने का कार्य करते हैं। और चवर्णक दांत है, वो भी भोजन को पीसने व चबाने का कार्य करते हैं। अब देखिए, ये जो कृंतक दांत है, ये जो कृंतक दांत है, ये दांत चूहे में उम्र भर वृद्धि करते हैं। चूहे में उम्र भर वृद्धि करते हैं। अब देखिए, जब ये दांत चूहे में उम्र भर वृद्धि करते हैं, तो ये दांत चूहे के मसूड़े को पार करते हुए आर पार निकल सकते हैं, जिससे चूहे की मृत्यु हो सकती है। इसलिए चूहा क्या करता है, इन दांतों को लगातार घिसता है, इन दांतों को लगातार घिसता है। जैसे गुस्से में अपन घिसते हैं, वैसे नहीं, चूहा इन दांतों को घिसने के लिए लगातार वस्तुओं को कुतरता है, लगातार वस्तुओं को कुतरता रहता है, जिससे ये दांत घिसकर आकार में सामान्य रहते हैं। अब ये जो रदनक दांत है, ये जो रदनक दांत है, ये मांसाहारी जो मांसाहारी जंतु है, उनमें रदनक दांत ज्यादा विकसित होते हैं। मांसाहारी जंतुओं में ये रदनक दांत ज्यादा विकसित होते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें मांस आदि को ज्यादा से ज्यादा चीरना व फाड़ना पड़ता है, इसलिए इनका विकास क्या होता है, ज्यादा होता है। अब आगे बात की जाए, अपन ये बोल सकते हैं जो भूत या पिशाच के जो दांत होते हैं ना, जो ज्यादा विकसित होते हैं, वो कौन से दांत होते हैं, रदनक दांत होते हैं। आगे बात करते हैं, हाथी के जो दांत, हाथी दांत, हाथी के दांत खाने की ओर दिखाने की ओर, जो हाथी के दिखाने के दांत है वो रदनक दांत होते हैं। हाथी के जो दिखाने के दांत है या जो बाहर के दांत हैं वो रदनक दांत होते हैं। आपको पता होगा हाथी दांत की वर्तमान में ब्लैक मार्केटिंग बहुत ज्यादा हो रही है। इसका कारण क्या है? क्योंकि हाथी दांत से बहुत सारी कलात्मक वस्तुएं बनाई जाती है। अगर आपने कभी देखा होगा, शेख चिल्ली में एक कहानी, शेख चिल्ली एक कहानी का एक पात्र है जिसमें हाथी दांत के बने हुए चावलों का वर्णन है। माना जाता है कि वो जब अरब से आए थे ना, तो अपने साथ हाथी दांत के चावल लाए थे और उनके मित्र ने उन्हें पकाया, तो वो पकाते रहे पकाते रहे पकाते रहे। अंत में शेख चिल्ली ने उनसे ये बोला कि ये चावल नहीं पकेंगे। क्यों? क्योंकि ये हाथी के बने हुए दांत हैं और वो उनका मित्र था, वो भी हाथी दांत की कलात्मक वस्तुएं बनाता था। अब वह कारीगर भी, हाथी दांत की कलात्मक वस्तुओं को बनाने वाला कारीगर भी उन दांतों के बने हुए चावलों की पहचान नहीं कर पाया था। अब देखिए, अब ये जो दांत हैं, दांत, इनमें एक रोचक तथ्य आता है अक्कल दाढ़ का। अक्कल दाढ़, अक्कल दाढ़ है वो एक अवशेषी अंग है। अक्कल दाढ़ है वो एक अवशेषी अंग है। हमारे लोक प्रचलन में एक बात है कि जिसे अक्कल दाढ़ या अक्कल दाढ़ हो गई, उसमें बुद्धि आ गई है। जरूरी नहीं है सब में बुद्धि आए, इसलिए जरूरी नहीं है कि सब में अक्कल दाढ़ उगे, सब में अक्कल दाढ़ उगे, जरूरी नहीं है सब में अक्कल दाढ़ उगे। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि अंतिम जो चवर्णक दांत है ना, उन्हें भी अक्कल दाढ़ बोल दिया जाता है। लेकिन हकीकत में जो अक्कल दाढ़ है, वास्तव में जो अक्कल दाढ़ है, वो एक अवशेषी अंग है जिसका वर्तमान में यूज नहीं है, जिसका उगना या जिसका होना या न होना कोई आवश्यक नहीं है।
ये सब दांतों के बारे में था। अब अपन बात करते हैं दांत की स्ट्रक्चर, दांत में होता क्या है, दांत कैसा होता है। दांत की संरचना, दांत की संरचना देखिए, दांत कुछ इस प्रकार से होता है। अब देखिए, अब ये जो दांत का सबसे ऊपरी भाग है, ये जो दांत का सबसे ऊपरी भाग है, इसे बोलते हैं शिखर, इसे बोलते हैं शिखर या क्राउन, शिखर या क्राउन, इसे बोलते हैं शिखर या क्राउन। अब ये जो दांत का सबसे नीचे वाला भाग है, ये जो दांत का सबसे नीचे वाला भाग है, इसे बोलते हैं रूट, इसे बोलते हैं रूट। सामान्य भाषा में अपन जड़ बोल सकते हैं, दांत की जड़, ठीक है, जड़ या रूट। आगे बात की जाए, अब ये भाग है वो तो किसमें होता है, जबड़े में स्थित होता है। अब यहां से शुरू होता है मसूड़ा, यहां से शुरू होता है मसूड़ा। अब ये जो मसूड़े से घिरा हुआ भाग है, ये जो मसूड़े से घिरा हुआ भाग है, इसे बोलते हैं ग्रीवा। ये क्या होती है, ग्रीवा होती है। आगे बात की जाए, अब दांत का ये अधिकांश भाग यहां से क्या होता है, खोखला होता है। ये जो दांत का अधिकांश भाग खोखला होता है, इसे बोलते हैं पलप गुहा, पलप गुहा या पलप कैविटी, पलप गुहा या पलप कैविटी, कैविटी जो एक रिक्त स्थान है। इसके ऊपर की ओर यहां डेंटिन नामक, इसके ऊपर की ओर यहां डेंटिन नामक पदार्थ उपस्थित होता है, जिससे दांत का क्या होता है, निर्माण होता है, जिससे दांत का क्या होता है, निर्माण होता है। डेंटिन नामक पदार्थ उपस्थित होता है, जिससे दांत का क्या होता है, निर्माण होता है। अब देखिए, अब ये जो दांत की रूट है, यहां पर एक छिद्र होता है, यहां पर एक छिद्र होता है, जिसे बोलते हैं एपिकल पोर, एपिकल पोर। एपिकल पोर ही वह छिद्र है जिससे होकर अपन क्या बोल सकते हैं, दंत कोशिका या दांतों से संबंधित तंत्रिका कोशिका, रक्त वाहिनियां, वो किसमें प्रवेश करती है, दांत में प्रवेश करती है। इस प्रकार से दांत में प्रवेश करती है। तो एपिकल पोर ये है, एपिकल पोर। अब एपिकल पोर ही वह स्थान है जहां से दांतों को जरूरी सप्लाई होती है, जैसे ब्लड की या कोई सिग्नल है, मस्तिष्क से सीधा संपर्क है, वो कौन किस छिद्र के माध्यम से होता है, एपिकल पोर के माध्यम से होता है। अब सामान्यतः एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि दांतों में उपस्थित प्रोटीन, दांतों में उपस्थित प्रोटीन कौन सा है, डेंटिन। दांतों में उपस्थित प्रोटीन कौन सा है, डेंटिन। अब बात की जाए, चलो एक बात बताइए आप, अस्थि में कौन सा प्रोटीन उपस्थित होता है, अस्थि में कौन सा प्रोटीन उपस्थित होता है, अस्थि, अस्थि में कौन सा प्रोटीन उपस्थित होता है, ओसिन प्रोटीन उपस्थित होता है, अस्थि में उपस्थित होता है ओसिन प्रोटीन।
अस्थि में ओसिन प्रोटीन उपस्थित होता है। आगे बात की जाए, एक बात और बता दीजिए, उपास्थि, उपास्थि में कौन सा प्रोटीन उपस्थित होता है? उपास्थि में कौन सा प्रोटीन उपस्थित होता है? उपास्थि में पाया जाने वाला प्रोटीन है कॉन्ड्रिन, जिसके कारण उपास्थि क्या होती है? लचीली होती है, स्ट्रेचेबल होती है। और अस्थि ओसिन प्रोटीन और कैल्शियम लवणों की उपस्थिति के कारण अत्यधिक कठोर होती है। अब देखिए आगे, तो ये सब दांत के बारे में था। तो हमने पढ़ा कि दांत दो प्रकार के होते हैं, अस्थायी दांत और स्थायी दांत। अस्थायी दांत जिन्हें हम दूध के दांत बोलते हैं, जिनकी संख्या 20 होती है, जो लगभग 5 से 6 वर्ष की उम्र में गिर जाते हैं। फिर हमने पढ़ा स्थायी दांत, स्थायी दांतों की संख्या 32 होती है, जो उम्र भर, सामान्यतः उम्र भर रहते हैं। अब आप ये मत बोल देना कि जो वृद्ध व्यक्ति है उनके अंदर तो दांत टूट जाते हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन लगभग उम्र भर स्थायी रहने वाले दांत कौन से हैं? ये 32 दांत है ना, जो दोबारा उगते हैं, दूसरी बार उगते हैं, ठीक है, वो स्थायी दांत होते हैं। फिर हमने दांतों के प्रकार पढ़े, कृंतक, रदनक, सवर्णक और अग्रस्वर्णक। फिर हमने पढ़ा कृंतक दांतों की संख्या कितनी होगी? 4 और 4 8। रदनक दांतों की संख्या 2 और 2 4। फिर हमने पढ़ी अग्रस्वर्णक की दांतों की संख्या 4 और 4 8। फिर हमने पढ़ा सवर्णक दांतों की संख्या 6 और 6 12। फिर हमने ये दांत की संरचना पढ़ी है। ये जो दांत का सबसे ऊपरी भाग है इसे शिखर या क्राउन बोलते हैं। अब ये जो दांत का सबसे नीचे वाला भाग जो मसूड़े जो जबड़े में धसा रहता है उसे अपन क्या बोलते हैं? जड़ या रूट बोलते हैं। अब मसूड़े से घिरा हुआ भाग क्या कहलाता है? ग्रीवा कहलाता है। अब ये जो दांत के अंदर का रिक्त स्थान है उसे पलक हुआ या पलक कैविटी बोलते हैं। इसके ऊपर की ओर डेंटिन नामक पदार्थ उपस्थित होता है, जिससे दांतों का निर्माण होता है। फिर हमने क्या पढ़ा कि दांत के नीचे की ओर एक छिद्र पाया जाता है, उस छिद्र को अपन एपिकल पोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एपिकल पोर। एपिकल पोर। अब एपिकल पोर से होकर ही दंत कोशिका, तंत्रिका कोशिका या रक्त वाहिनियां दांत के अंदर प्रवेश करती है। अब एक सामान्य प्रश्न पूछा जाता है कि दांत में पाए जाने वाला प्रोटीन कौन सा है? डेंटिन। अस्थि में पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा है? ओसिन। और उपास्थि में पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा है? कॉन्ड्रिन प्रोटीन। अब आगे बात की जाए दंत सूत्र की। आगे बात करते हैं दंत सूत्र की। दंत सूत्र। दंत सूत्र, दंत सूत्र है वो बच्चों में अलग और वयस्कों में अलग होता है। सबसे पहले अपन बात करते हैं बच्चों के दंत सूत्र की या अस्थायी दांतों के दंत सूत्र की। बालक, देखिए दंत सूत्र है उसका निर्माण, अब जो विभिन्न प्रकार के दांत हैं उनका पहला वर्ण उठाकर करते हैं। देखिए किस प्रकार से। आपको पता है पहले दांत कौन से होते हैं? इंसाइजर, आई, दूसरे केनाइन, सी, तीसरे प्रीमोलर, पीएम, और चौथे मोलर। कौन कौन से? इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। इन्हें नीचे की ओर तरफ और लिख दो, इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। इन दांतों की संख्या जबड़े के अनुसार आधी लिखनी है और उसे कितने से मल्टीप्लाई करना है? 2 से। उसे कितने से मल्टीप्लाई करना है? 2 से मल्टीप्लाई करना है। यह व्यवस्था दंत सूत्र होती है। तो अब हम बालक के दंत सूत्र की बात करते हैं। जो दूध के दांत होते हैं उसके दंत सूत्र की बात करते हैं। देखिए आई सी पी एम इंटू एम, आई सी पी एम इंटू। अब देखिए, अब जो छोटे बालक हैं उनका दंत सूत्र आपको याद रखना है 2102, 2102, 2102, 2102, 2102। एक बार दोबारा लिख दीजिए 2102, 2102 इंटू 2। अब देखिए 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 दुए 10, 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 दुए 10, 2 और 1 3, 3 और 2 5 और 5 दुए 10। अब 10 और 10 मिलाकर कितने हो गए? 20। तो मैंने क्या बताया था आपको? दूध के दांत कितने होते हैं? 20।
दूध के दांत कितने होते हैं? 20 होते हैं। अब बात करते हैं वयस्कों के दंत सूत्र। अब बात करते हैं वयस्कों के दंत सूत्र की। वयस्क, देखिए वयस्कों का दंत सूत्र आपको याद रखना है 21 23 2 1 2 3 2 1 2 3 2 1 2 3 इंटू 2, 2 और 1 3, 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 3 है 8, 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 3 8, 8 2 1 16, 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 3 8, 8 2 1 16, 16 और 16 कितने हो गए? 32। तो स्थायी दंत सूत्र क्या हो गया? 21 23 के माध्यम से आप इसे याद रख सकते हो। 2 1 2 3, 2 1 2 3 और बालकों का दंत सूत्र आप 21 0 2 के माध्यम से याद रख सकते हो। अगर यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, बाकायदा आपको इसका जवाब दिया जाएगा। आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम रख सकते हैं। चलो एक बात बताइए, दांतों का अध्ययन, दांतों का अध्ययन क्या कहलाता है? लास्ट बात बताइए, दांतों का अध्ययन क्या कहलाता है? ओडेंटोलॉजी। दांतों का अध्ययन क्या कहलाता है? ओडेंटोलॉजी कहलाता है। दांतों का अध्ययन है ओडेंटोलॉजी। दांतों का अध्ययन क्या कहलाता है? ओडेंटोलॉजी। चलो दो बातें और कर लेते हैं। इसी प्रकार अस्थि का अध्ययन, अस्थि का अध्ययन क्या कहलाता है? अस्थि का अध्ययन क्या कहलाता है? ओस्टियोलॉजी। अस्थि का अध्ययन क्या कहलाता है? ओस्टियोलॉजी। अस्थि का अध्ययन क्या कहलाता है? ओस्टियोलॉजी। दांतों का अध्ययन क्या कहलाता है? ओडेंटोलॉजी। अब आगे बात की जाए उपास्थ्यों का अध्ययन, उपास्थ्यों का अध्ययन। दांतों का अध्ययन ओडेंटोलॉजी, अस्थियों का अध्ययन ओस्टियोलॉजी और उपास्थ्यों का अध्ययन है कॉन्ड्रियोलॉजी कहलाता है। उपास्थ्यों का अध्ययन क्या कहलाता है? कॉन्ड्रियोलॉजी। उम्मीद करता हूं दांतों से संबंधित किसी भी प्रकार के प्रश्न में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब आगे बात की जाए, सबसे पहले हमने होठ पढ़े थे, फिर हमने पढ़े दांत। अब आगे बात करते हैं जीभ, तालु और यवला। जीभ, तालु और यवला। जीभ, जीभ बड़ा मजेदार है। आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए, जिस प्रकार हमारे हाथ के फिंगरप्रिंट फिक्स होते हैं ना, उसी प्रकार आंखों के भी फिंगरप्रिंट फिक्स होते हैं। जिस प्रकार हाथों के अंगूठों की अंगुलियों के फिंगरप्रिंट फिक्स होते हैं, उसी प्रकार आंखों के भी फिंगरप्रिंट फिक्स होते हैं। तो आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि हमारे जीभ की प्रिंट भी क्या होती है? फिक्स होती है। हमारी जीभ की प्रिंट भी क्या होती है? फिक्स होती है। अब मैंने आपको बताया था कि होठ है वो एक क्या है? मांसल अंग है। होठ क्या है? एक मांसल अंग है और जीभ एक पेशीय अंग है। जीभ क्या है? एक पेशीय अंग है। जीभ एक पेशीय अंग है। क्यों? क्योंकि इसमें गति होती है। देखा नहीं आपने जीभ कितनी हिलती है? कुछ चुलबुले लोग होते हैं, उनकी जीभ तो बहुत ज्यादा हिलती है। और आपने देखा होगा राजनेताओं की जीभ ही चलती है। काम तो लोग चलो खैर करते ही होंगे, लेकिन उनकी जीभ ज्यादा काम करती है। जीभ की सहायता से बड़े बड़े काम किए जा सकते हैं। आपने सुना होगा कि एक बार हथियारों में दौड़ हो रही थी, होड़ हो रही थी कि सबसे तेज घाव कौन देता है। तो बंदूक बोली मैं सबसे तेज घाव देती हूँ, चाकू बोला मैं सबसे तेज घाव देता हूँ, इसी प्रकार मिसाइल बोली मैं सबसे तेज घाव देती हूँ। लेकिन पीछे कोने में खड़ी हुई जीभ मुस्कुरा रही थी। तो मनुष्य की सबसे अच्छी बात है वाणी, जो जीभ की सहायता से कंट्रोल होती है। तो इसमें इसे कंट्रोल में रखें, उतना ही हमारे नेचर के लिए क्या होता है? अच्छा होता है। अब देखिए
जीभ एक क्या है, पेशी अंग है जिसका अग्रभाग क्या होता है, स्वतंत्र होता है। जीभ का अग्रभाग क्या होता है, स्वतंत्र होता है, गति कर सकती है। जीभ का अग्रभाग स्वतंत्र होता है और ये क्या कर सकती है, गति कर सकती है। अग्रभाग स्वतंत्र, जीभ का अग्रभाग क्या होता है, स्वतंत्र होता है। और जो पश्च भाग है, जो पीछे का भाग है, जीभ का जो पश्च भाग है वो स्थिर होता है। जीभ का जो पश्च भाग है वो स्थिर होता है। अब ये जो जीभ का पश्च भाग है वो किससे जुड़ा रहता है, ध्यान करना इस बात पे, जिह्वा फ्रेनुलम। किससे जुड़ा रहता है, जिह्वा फ्रेनुलम। किससे जुड़ा रहता है, जिह्वा फ्रेनुलम, या इसका दूसरा नाम क्या है, फ्रेनुलम लिंगुअल। फ्रेनुलम लिंगुअल, जीवा फ्रेनुलम या फ्रेनुलम लिंगुअल नामक संरचना से जीभ है वो पीछे की ओर से जुड़ी हुई होती है। अब देखिए जीभ के कार्य क्या क्या हैं, जीभ के कार्य क्या क्या है। दांतों का कार्य भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में बदलना है, उसी प्रकार जीभ के क्या क्या कार्य हैं वो देखिए। जीभ का पहला कार्य स्वाद का पता लगना। जीभ का पहला कार्य है स्वाद का पता लगाना। ये भोजन कितना टेस्टी है उसका पता कौन लगाती है, जीभ। अब देखिए आगे 2 नंबर पे अपन बात करते हैं। जो जीभ है उसका दूसरा कार्य है दांतों को साफ करना। जीभ का दूसरा कार्य क्या है, दांतों को साफ करना। जीभ है वो दांतों को साफ करती है, इधर उधर फैलकर दांतों को साफ करती है। 3 नंबर पे अपन बात करें, जीभ है वो भोजन में लार को मिलाने का कार्य करती है। जीभ है वो भोजन में लार को मिलाने का कार्य करती है। जीभ है वो भोजन में लार को मिलाती है। ये 3 कार्य किसके हैं, जीभ के हैं। अब देखिए आगे, ये पाचन के संदर्भ में कार्य हैं। अब जीभ का मुख्य कार्य क्या है, स्वाद का पता लगा, स्वाद का पता लगा। अब यह कार्य किसकी सहायता से होगा, जीभ पर उपस्थित रसांकुर या स्वाद कणिकाएं। रसांकुर या स्वाद कणिकाएं जीभ पर उपस्थित होती हैं, स्वाद कणिकाएं या रसांकुर, स्वाद कणिकाएं या रसांकुर, जिसकी सहायता से भोजन के स्वाद का पता लगता है। अब ये स्वाद कणिकाएं किस प्रकार से होती है वो देखिए। ये इस प्रकार से हमारी जीभ हो गई। ये जीभ का अग्रभाग है और जीभ का जो अग्रभाग है वो मीठे स्वाद का पता लगाता है। जीभ का अग्रभाग मीठे स्वाद का पता लगाता है। अब ये जो पार्श्विक या साइड के भाग है, ये पार्श्विक या साइड के भाग हैं, वो खट्टे स्वाद का पता लगाता है। वो खट्टे स्वाद का पता लगाता है। और ये जो जीभ का सबसे पीछे का भाग है, ये जीभ का जो पश्च भाग है, ये कड़वे स्वाद का पता लगाता है। कड़वे स्वाद का पता लगाता है। कड़वे स्वाद का पता पीछे का भाग। अब ये जो बीच वाला ये मध्य भाग बच गया, ये भोजन के नमकीन स्वाद का पता लगाता है। यह भोजन के नमकीन स्वाद का पता लगाता है। चलो एक रोचक बात बताता हूं आपको कि जीभ के ऊपर क्या होती है, स्वाद कणिकाएं होती है। और आपको पता होना चाहिए ज्यादा स्वाद कणिकाएं पुरुष की जीभ पर होती है या महिला की जीभ पर? ज्यादा स्वाद कणिकाएं पुरुष की जीभ पर होती है या महिला की जीभ पर? तो महिलाओं की जीभ पर स्वाद कणिकाएं वो पुरुषों की अपेक्षा क्या होती है, ज्यादा होती है। महिलाओं की जीभ पर स्वाद कणिकाएं हैं वो पुरुषों की अपेक्षा ज्यादा होती है, इसीलिए वो प्राय गोलगप्पे ज्यादा खाते हैं। या आप समझ गए होंगे कि महिलाओं की जीभ पर जो स्वाद कणिकाएं हैं
वो पुरुषों की अपेक्षा क्या होती है, अधिक होती है, पुरुषों की अपेक्षा अधिक, पुरुषों की अपेक्षा अधिक होती है। चलो एक बात और बता दीजिए, इस दुनिया की सबसे बड़ी जीभ, इस दुनिया की सबसे बड़ी जीभ किस जीव की होती है? इस दुनिया की सबसे बड़ी जीभ किस जीव की होती है? बताइए। इस दुनिया की सबसे बड़ी जीभ ब्लू व्हेल की होती है। इस दुनिया की सबसे बड़ी जीभ ब्लू व्हेल की होती है, जिसका वजन लगभग 27 से 30 क्विंटल होता है, जिसका वजन लगभग 27 से 30 क्विंटल यानी एक हाथी के वजन के बराबर ब्लू व्हेल की जीभ होती है। एक हाथी के वजन के बराबर ब्लू व्हेल की अकेली जीभ होती है। यहाँ पे आपको दो बात और ध्यान में रह सकती है कि जो ब्लू व्हेल है वो इस दुनिया का सबसे बड़ा स्तनधारी है। ब्लू व्हेल है वो इस दुनिया का सबसे बड़ा स्तनधारी है। अगर बात की जाए सबसे बड़े स्तनधारी की तो कौन है? ब्लू व्हेल है। अगर बात की जाए स्थल मंडल के सबसे बड़े जीव या स्थलधारी की, स्थल मंडल के सबसे बड़े जीव या स्तनधारी की, तो वो है हाथी। स्थल मंडल का सबसे बड़ा जीवधारी या स्तनधारी बोल दे तो क्या है? हाथी है। और पूरी दुनिया का सबसे बड़ा स्तनधारी कौन है? ब्लू व्हेल है। हाँ, तो सबसे बड़ी जीभ किसकी है? ब्लू व्हेल की। ब्लू व्हेल की। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है? होठ, दांत और जीभ। होठ, दांत और जीभ। जीभ के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा कि जीभ है वो एक पेशीय संरचना है। जीभ के ऊपर रसांकुर उपस्थित होते हैं जो भोजन के स्वाद का पता लगाते हैं। उसके बाद में हमने क्या पढ़ा था कि जीभ है वो उसके आगे का भाग स्वतंत्र या अस्थिर होता है तथा पश्च भाग है वो स्थिर होता है। और वह पश्च भाग किससे जुड़ा रहता है? फ्रेनुलम लिंगुअल या जीवा फ्रेनुलम से। फ्रेनुलम लिंगुअल या जीवा फ्रेनुलम से। और कई बार आपको सीधा फ्रेनुलम लिखा हुआ भी मिल सकता है कि जीवा पीछे की ओर से किससे जुड़ी हुई होती है? फ्रेनुलम से जुड़ी हुई होती है। फिर हमने क्या पढ़ा था कि जो जीवा है उसके कार्य क्या थे? नंबर 1 भोजन के स्वाद का पता लगाना, नंबर 2 भोजन में लार को मिलाना, नंबर 3 दांतों को साफ करना। नंबर 3 क्या था? दांतों को साफ करना। ये सब किसके कार्य हैं? जीभ के कार्य हैं। अब हमने जीभ में स्वाद कणिकाओं को पढ़ा कि जीभ के अग्र भाग में मीठेपन का एहसास देने वाली स्वाद कणिकाएं उपस्थित होती है और पीछे के भाग में कड़वे स्वाद का पता लगाने वाली स्वाद कणिकाएं होती है। और ये जो पार्श्विक भाग है या जो साइड के भाग है इसमें खट्टे स्वाद का पता लगाने वाली स्वाद कणिकाएं उपस्थित होती है। और ये जो मध्य भाग है, बीच का भाग बच गया, ये नमकीन स्वाद का पता लगाता है। साधारण भाषा में अपन बोले तो चरके स्वाद का, नमकीन स्वाद का। ठीक है, अब बात करें इस दुनिया की सबसे बड़ी जीभ किसकी है? ब्लू व्हेल की है। अब आगे बात करते हैं तालू की। 3 नंबर अपना टॉपिक, अगला टॉपिक है तालू। तालू कितने होते हैं? तालू कितने होते हैं? तालू 2 होते हैं, एक तो कठोर तालू और एक है मृदु तालू। एक तो कठोर तालू और एक मृदु तालू। जो ऊपर का तालू होता है वो कठोर तालू होता है, जो ऊपर का तालू होता है वो कठोर तालू होता है। और जो नीचे का तालू है, मुख में नीचे की ओर का तालू है, वो मृदु तालू कहलाता है। अब लास्ट बात बचती है अपनी क्या? लास्ट बात बचती है अपनी यवला। लास्ट क्या है? यवला। यवला नया नाम लग रहा है क्या? यवला काकल सुना है क्या आपने? हिंदी में कई बार आपने काकल पढ़ा होगा। हिंदी में आपने कई बार पढ़ा है क्या काकल? या अपन ये बोल देते हैं कि ये वर्ण तो काकल्य है। ये वर्ण तो क्या है? काकल्य। या छोटे बालकों में आपने सुना होगा, अपन अपनी लोकल लैंग्वेज में बात करें तो बोलते हैं ना, इंगो तो कागलियो डिक्क्यू, इंगो तो कागलियो डिक्क्यू। तो अब जब आप अपने मुख को खोलते हो तो ऊपर की ओर एक संरचना लटकी हुई सी प्रतीत होती है। कभी ध्यान से देखना कि मुख को जब आप खोलते हो तो मुख के अंतिम छोर पे एक लटकी हुई सी संरचना, छोटी सी लटकी हुई सी संरचना प्रतीत होती है, जिसे क्या बोलते हैं? यवला बोलते हैं। जिसे क्या बोलते हैं? यवला बोलते हैं। और जिसका दूसरा नाम क्या है? वेलम पेलेटाई। जिसका दूसरा नाम क्या है? वेलम पेलेटाई। वेलम पेलेटाई, यवला या वेलम पेलेटाई।
क्या कार्य है इसका? यवला या वेलम पेलेटाई का क्या कार्य है? यवला क्या करती है जब आप भोजन को निगलते हो? देखिए, ये इस प्रकार से अपना मुख है, ये इस प्रकार से अपना मुख है। तो आप यहां पे कभी गौर करना, अब देखिए ये यहां पे नासाग्रसनी है, नासाग्रसनी, ये हो गई कंठग्रसनी, और यहां पे ये है वो है मुखग्रसनी। ये क्या है? मुखग्रसनी। अब देखिए, अब ये मुखग्रसनी के अंतिम छोर पर ये वेलम पेलेटाई या यवला लटका रहता है, वेलम पेलेटाई या यवला लटका रहता है। अब जब आप चबाए हुए भोजन को निगलते हो, जब आप चबाए हुए भोजन को निगलते हो, तो यह गति करके इस प्रकार से यहां व्यवस्थित हो जाता है, जिससे क्या होगा कि मुखग्रसनी से भोजन नासाग्रसनी में नहीं जाएगा, मुखग्रसनी से भोजन नासाग्रसनी में नहीं जाएगा। तो यवला का क्या कार्य है? वेलम पेलेटाई का क्या कार्य है? यह भोजन को निगलते समय भोजन को नासाग्रसनी में जाने से रोकता है। यह भोजन को निगलते समय भोजन को रासाग्रसनी में जाने से रोकता है। तो ये क्या है? यवला वेलम पेलेटाई या काकल, यवला वेलम पेलेटाई या काकल। तो इसी के साथ हमारा मुख कंप्लीट होता है। इसी के साथ हमने होठ पढ़े, दांत पढ़े, जीवा पढ़ी, तालु पढ़ा और यवला पढ़ी। इसी के साथ मुख हमारा कंप्लीट होता है। मुख में बसती है लार ग्रंथि, जिसका अध्ययन हम ग्रंथियों के साथ करेंगे। थैंक यू, सी यू टुमारो।